कि दलितों से भी हालत सारे मुसलमानों की बदतर है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, और यहाँ पे दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिमों को बराबरी का हक देने के लिए काफ़ी वक्त पहले से चले आ रहे प्रोटेस्ट के अंदर हम मौजूद हैं। और आज हमारे साथ में हैं हाफिज़ अहमद हवारी साहब, जो अखिल भारतीय जमीयत उलमा हवारेन की तरफ से मौजूद हैं। हवारी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है माइनॉरिटी न्यूज़ में आपका। काफ़ी वक्त से ये मांगे चली आ रही हैं, काफ़ी वक्त से डिमांडें चली आ रही हैं। जो पसमानदा परिवार हैं मुस्लिमों के अंदर, उन लोगों की डिमांड है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी तादाद के अंदर लोग शामिल हैं। ये जो लड़ाई है 1955 से शुरुआत हो गई थी, 50 से 1950 की शुरुआत है ये, और 1956 के अंदर सिखों ने लड़ाई लड़ी अपने हक के लिए। जाबाज लोग निकल के आए और उन्हें उनका हक मिल गया। उसके बाद में वीपी सिंह की तत्कालीन सरकार के अंदर 1990 के अंदर बौद्धिस्ट लोगों को भी ये दे दिया गया, लेकिन मंडल लागू हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जो दलित मुस्लिम लोग हैं, यानी कि पसमानदा परिवार हैं, उन लोगों को उनका हक नहीं मिला। क्या देखते हैं मौजूदा सरकारें जो भी रहीं, उनका रवैया क्या रहा, और किस तरफ देखते हैं कि आने वाली सरकारें जो उम्मीदें बाकी हैं, क्या वो पूरी कर पाएंगी, या इक़्तिदार में आना ज़रूरी हो जाएगा? 2005 में रामविलास पासवान जी और पप्पू यादव जी के साथ हम दलित समाज के 20 लोग कम से कम मनमोहन सिंह जी से मिले थे। उन्होंने उसी हमारी जो हम मिले थे उसी आधार पर उन्होंने सच्चर कमेटी का गठन किया। 2005-06 सितंबर को हमदर्द कॉलेज में इसकी मीटिंग हुई, पहली सच्चर साहब की मीटिंग हुई। उसमें हमने अपनी डिमांड रखी। तो वहाँ पर सच्चर साहब ने ये कहा कि अर्जाल मुसलमानों की हालत दलित हिंदुओं से भी ज़्यादा बदतर है। उसमें क्या करा गया लोगों ने कि जो अशराफिया मुसलमान हैं या जो फॉरवर्ड ओबीसी मुसलमान हैं, उन्होंने ये कहा कि सच्चर ने सारे मुसलमानों को कहा है कि दलितों से भी हालत सारे मुसलमानों की बदतर है। एक कन्फ्यूज़न डाल दिया, यानी कि ये जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें इंटरप्रिटेशन कर दिया गया, उसके अंदर खलल पैदा कर दिया गया कि ये सारे मुसलमानों को सच्चर ने कहा है। उसी आधार पर हम सच्चर साहब से भी उनके घर पर जाकर मिले कि जी आपने ये जो रिपोर्ट दी है इसमें क्या करा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा है वो सही कहा है, अब कोई इसमें अलट पलट कर रहा है वो जाने। मेरी तो बाकायदा छप चुकी है किताब, उसमें पढ़ सकता है आदमी को। उन्होंने कहा आप अपने आप कोई अलग से डिमांड मत करना, आप कहना कि हमें इसमें शामिल कर दो। तो हमने वही आज तक हम वही डिमांड करते चले आ रहे हैं कि हमें एससी कोटे में शामिल कर दो। ये हम जब से करते चले आ रहे हैं। अब नहीं, मैं आपसे भी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा, क्या सभी मुसलमानों को करें? हैं जी, नहीं, सभी मुसलमानों को नहीं कहा उन्होंने अर्जाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा, एक बात ये है, मैं एक और बीच में बात कहना चाहता हूँ कि जो हिंदुओं ने अपने दलितों के लिए जो कहा है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड दलित, उन्होंने कोई गाली नहीं बकी है। उन्होंने एक दलित लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि किसी बिरादरी का नाम नहीं है। मगर मुसलमानों ने क्या किया कि जो मन्नुवादी मुसलमान है, जो कन्वर्ट हुए, जब इंडिया में इस्लाम आया तो सभी लोग कन्वर्ट हुए। भाई जो धोबी था वो मुस्लिम धोबी बन गया, जो चमार था वो मुस्लिम चमार बन गया। लेकिन वहीं तो ये पेच फंस गया आकर कि जो मुस्लिम बन गया, चमार और धोबी बन गया, जैसे कि आपके अल्फाज हैं, लेकिन उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो हिंदू कम्युनिटी में है तो उन्हें रिजर्वेशन मिल जाएगा। मैं जो कहने जा रहा हूँ, मेरी बात काट दी आपने। नहीं, पूरी करिए। मैं भूल जाता हूँ कि जब इंडिया में इस्लाम आया तो सभी जाति के लोग कन्वर्ट हुए, उसमें पंडित भी कन्वर्ट हुए। तो यहाँ पर जब वो कन्वर्ट हुए तो उन्होंने सोचा कि हमें यहाँ पर भी अपना वर्चस्व कायम रखना चाहिए। भाई वहाँ 3 कैटेगरी हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड दलित। इन्होंने यहाँ 3 कैटेगरी बना दी, अशराफ अजलाफ अर्जाल। अशराफ अजलाफ अर्जाल, अशराफ के मानी क्या है? ऊंचा। अजलाफ के मानी है नीच, और अर्जाल के मानी है नीच, कमीना, घटिया, रजील। ये इन्होंने अर्जाल के अंदर ये
4 ये आप अरबी अल्फाज का तर्जुमा बता आज का तर्जुमा बता रहा हूँ, जिसके अर्जाल के मानी है, अजलाफ के मानी तो खाली नीच है, जो ओबीसी में आते हैं वो तो नीच है, मगर जो अर्जाल में आते हैं वो नीच, कमीना, घटिया, रजील, इन मन्नूवादी मुसलमानों ने हमारे यहाँ ये भेदभाव कायम किया और ये नहीं चाहते कि हमको एससी कोटा मिले। असल में रुकावट जो बनी हुई है आज हमारे साथ, वो इन्हीं लोगों की वजह से बनी हुई है। आज कांग्रेस जो कामयाब नहीं है या कांग्रेस को जो झटका लगा है, वो अहमद पटेल, सलमान खुर्शीद, के रहमान, ये हम टाइम मांगते हैं कि जी सोनिया से मांगते थे तो उन्होंने टाइम नहीं दिलवाया। क्यों नहीं दिलवाया? कि जी ये मुसलमानों में तफरका डालते हैं, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं टाइम देने की। अब हम राहुल से भी टाइम मांगे की चिट्ठियाँ लिखी है और ये भी कहा है हमने जलसों में कि अगर राहुल जी हमें मुलाकात करके हमें आश्वासन दे दें कि हम हुकूमत बनने पर एससी कोटा मुसलमानों और ईसाइयों को दे देंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपने हमें ये नहीं किया तो हमें मुलाकात ये नहीं दिलवाते। चाहे कांग्रेस हारे या जीते, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो ये मतलब है कि ये जो अर्जाल मुसलमान है ये कहीं तरक्की ना कर लें। अगर ये तरक्की कर लेंगे तो ये जो पार्टियों में ये जो 2-3 लोग बैठे रहते हैं, जैसे बीजेपी में बैठे मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज, हर पार्टी के साथ, मुलायम से के साथ आज़म खान बैठे हुए हैं, तो ये लोग अगर हमें एससी कोटा मिल गया तो एमपी एमएलए तो बनेंगे। फिर हम अगर बीजेपी दे देती है तो बीजेपी देती है तो हम पूरी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बाकी सारी चीज़ें पीछे हैं जी, बाकी सारी तो एससी कोटा चाहिए। 4 साल बाद आपको कहा जाएगा वो तो जुमला था। हाँ, ये भी बात है। ये जब मैनिफेस्टो में लिखेगी तो देंगे वोट। मैनिफेस्टो में लिखने से एक बात पे यकीन बन जाता है कि पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया है। जब हम 15% वोट मांगते हैं हमसे, और हम अपने इनके स्टेज पर, अभी मैं कांग्रेस के स्टेज पर गया था तो हमने वहाँ यही बात रखी थी कि अगर राहुल गांधी जी हमें टाइम दे दें, हमारे बीसी के लोग 60% गोलबंद हो गए हैं इंडिया में, अगर उन्हें भी बुला के वो बता दें कि हम बैकवर्ड क्लास का भी आपका काम कर देंगे और हमारा भी मैनिफेस्टो में रख लेंगे, सच्चा रिपोर्ट लागू करेंगे, तो हम पूरी तरीके से कांग्रेस को सत्ता में ला देंगे। तो आप सत्ता में लाने वाले बिल्कुल ठीक बात कहते हैं कि आपका वोट बड़ा मायने रखता है, लेकिन वहीं क्या आप दूसरों को इक़्तिदार में लाते रहेंगे? आपने खुद कभी सोचा कि आपको खुद भी इक़्तिदार में आना चाहिए? यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब हम जो बीसी बैकवर्ड क्लास के हिंदू हैं, और आज भी हमने ये ऐलान किया है कि हम लोग 85% हैं। अगर बीसी को टिकट देगी पार्टियां बैकवर्ड क्लास के लोगों को तो हम उन्हें वोट देंगे, नहीं तो नोटा का इस्तेमाल करेंगे, या फिर जो भी पार्टी अदरवाइज दोनों को छोड़ के जो भी वादा कर ले तो हम उसे वोट देंगे। ये आज तय कर लिया हमने। सर, आप जिस दावे के साथ कह रहे हैं कि आप पलट देंगे, 85% आप लोग हैं, लेकिन अगर ईवीएम नहीं हटेगा तो आपका दावा पूरा कैसे होगा? क्योंकि ईवीएम में तो सारे तो जान उसी में फंसे हुए हैं ना। यहाँ हम पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहेंगे कि हम ईवीएम के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जनता का ये कहना है कि ईवीएम बीजेपी की सरकार का साथ देती है। इसी बात पर हमारी सहयोगी जुनमेसी ने सवाल पूछा है। बीजेपी ये कहती है कि हमको माइनॉरिटी का वोट नहीं चाहिए, वो इसी बलबूते पर तो कहती है कि ईवीएम उसके पास है। उन्होंने कहा मैं अपने आप जीत जाऊंगी, मुझे किसी के वोटों की ज़रूरत ही नहीं है। हम ये डिमांड करते हैं इलेक्शन इंचार्ज से कि ईवीएम को ना इस्तेमाल करके बैलेट पेपर पर वोटिंग कराई जाए। पॉलिटिकल पार्टियों की गोलबंदी करने की तैयारी लगती है। हाँ, ये हम ऐसी तरीके से कर रहे हैं कि, और हमारी तैयारी आज की नहीं है, 2019 की। 2019 में तो झटका देंगे हम। 2024 में हम बीसी का सीएमबी और पीएमबी बना लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आपकी बड़ी जो बात रही कि अगर हमारे साथ में न्याय नहीं होता, समान जीवन जीने का हक नहीं मिलता, तो ये बिगुल फूंक दिया गया है कि 2024 के अंदर खुद जो दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन है वो अपनी सरकार को लेकर आ सकते हैं। देखना काबिल तारीफ होगा जब 2024 के चुनाव होंगे तो क्या ये बात कितनी सटीक बैठती है।
फिलहाल बने रहिए कैमरा पर्सन टी ए चौधरी मेरे सहयोगी जून मसीह के साथ। मैं आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए दिल्ली के जंतर मंतर से।